ओम शांति साथियों, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाओं के साथ स्वागत है पुरुषोत्तम संगम युग की 24वीं कड़ी में। आज का शीर्षक है पुरुषोत्तम संगम युग एवं विश्व एकता। शिव पिता परमात्मा ने बताया है कि सतयुग और त्रेता युग में समस्त विश्व में एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही मत थी। वहाँ का राज्य कारोबार 2500 वर्षों तक अटल अखंड निर्विघ्न चलता है। उसे स्वर्ग भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा आकर करते हैं, जो फिर निकट भविष्य में जल्द ही आने वाला है। एकता लाने का प्रयोग समय प्रति समय विश्व में होता रहा है, जिससे आंशिक सफलता भी अल्पकाल के लिए मिली है। परंतु परमात्मा ने बताया है कि बाहुबल से या मनुष्य मत से कभी भी विश्व में एकता होना संभव नहीं है। यह कार्य परमात्मा का ही है। इसके लिए विश्व में जो भी प्रयोग हुए हैं वे असफल रहे हैं। इस संबंध में जो प्रयोग हुए हैं उनके विषय में आज हम विचार करेंगे, जिससे शिव पिता परमात्मा द्वारा किए गए प्रयत्न और उसकी प्राप्ति में और विश्व की अन्य आत्माओं के द्वारा किए गए प्रयत्नों में क्या अंतर है वह पता चलेगा। इस तरह परमात्मा द्वारा किए जाने वाले कार्य की महत्ता स्पष्ट होगी। एक विचारधारा के द्वारा विश्व में एकता लाने का प्रयोग रशिया में हुआ। वहाँ पर पहले राजशाही थी और वहाँ का राजा ज़ार कहलाता था। वहाँ विद्रोह हुआ और कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा के आधार पर एक राज्य व्यवस्था स्थापित करने का तथा समाज में समानता लाने का पुरुषार्थ किया गया। साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले रशिया तथा पड़ोसी राज्यों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उसका नाम रखा गया यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। इस संगठन में रशिया, बेलोरसिया, यूक्रेन, ताशकंद, कजाकिस्तान आदि देशों ने भाग लिया और उनकी राजधानी मॉस्को बनी। इस विचारधारा के अनुसार संगठित राज्यों द्वारा एक ही प्रकार की जीवन पद्धति अपनाई गई, जिससे समाज में समानता रहे। सभी नागरिकों के एक समान आवास निवास की व्यवस्था द्वारा ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। समाज की सभी अचल संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता था और मकानों की मरम्मत, संरक्षण आदि का कारोबार सरकार के द्वारा ही होता था। उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार जो योजना बनाती थी उसी प्रकार से विकास के कार्यक्रम चलते थे। किसी का सिद्धांत रूप में व्यक्तिगत धन नहीं रहा। सबके धन का मालिक सरकार बन गई। सरकार सबको उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार खर्च के लिए धन, साधन आदि देती थी। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत धंधा या व्यवसाय आदि करने की छुट्टी नहीं थी। सभी सरकार के नौकर बन गए। लोगों ने धनोपार्जन के लिए कोई भी पुरुषार्थ करना बंद कर दिया, जिससे लोगों की कार्य क्षमता का ह्रास हुआ और समाज का विकास ठप्प सा हो गया। यह स्थिति देखकर सरकार ने आंशिक रूप से छूट दी और लोगों को छोटे छोटे लघु उद्योग, दुकानें आदि खोलने की स्वीकृति दी, जिससे विकास में कुछ परिवर्तन हुआ। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि उद्योग धंधा, नौकरी आदि का राष्ट्रीयकरण करने से समाज में एकता स्थापित नहीं हो सकती। धन की समानता द्वारा विश्व में एकता और समानता स्थापित नहीं हो सकती। बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें जर्मन सेना के द्वारा संयुक्त सोवियत संघ का घमासान युद्ध हुआ। जर्मन सेना ने पोलैंड, बेलोरसिया, यूक्रेन आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया। रशिया पर भी आक्रमण करके सेंट पीटर्सबर्ग तक तो जर्मन सेना पहुंच गई, परंतु वहां की ठंड के कारण उसको पीछे हटना पड़ा और रशिया की सेना के प्रत्याघाती आक्रमणों के कारण सोवियत संघ के बल पर पोलैंड आदि देश जर्मन सेना के आधिपत्य से मुक्त हो गए। इस युद्ध में जर्मन और सोवियत संघ के कुल मिलाकर 5 करोड़ के लगभग लोग मारे गए और अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। मरने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण समाज में स्त्री पुरुषों का संतुलन बिगड़ गया, अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक हो गई। परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। लग्न प्रथा भी अनेक स्थानों पर नष्ट प्राय हो गई और माँ बाप से रहित अनाथ लाखों बच्चे रास्तों पर भटकने लगे।
यह समस्या आज भी अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के 60 साल बाद भी पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों में विद्यमान है। आज भी 20 लाख अनाथ बच्चों की पालना की समस्या केवल रशिया देश के सामने है। अन्य देशों पर भी ऐसी ही समस्याएं हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रशिया के उन देशों में जो एकता आई थी, वह एकता द्वितीय विश्व युद्ध में अखंड रही और उसके कारण उन सब ने मिलकर जर्मन सेना का सामना किया और उसमें आंशिक सफलता प्राप्त की। भारत में भी अनेक विदेशी सत्ताओं के आक्रमण पिछले 400-500 सालों में हुए हैं, किंतु विभिन्न राज्यों में एकता न होने के कारण भारत के राजागण विदेशी आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। फलस्वरूप भारत को कई सदियों तक राजनैतिक दास्ता को सहन करना पड़ा और सोमनाथ जैसे अनेक मंदिरों को अनेक बार लूटा गया, जबकि एकता के कारण सोवियत संघ की स्वतंत्रता कायम रही। यह एकता अर्थात संगठन के बल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समानता लाने के लक्ष्य से साम्यवादियों ने धर्म को समाज से दूर कर दिया। लोगों को गिरजाघरों में जाने की मनाही हो गई, ऐसी नीति अपनाई गई। इसके कारण लोग धर्म से विमुख हो गए और उनका चारित्रिक पतन हुआ। आध्यात्मिकता के आधार पर जो जन जागृति लोगों में आती है, उसको दबाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। विश्व में एक महाशक्ति का स्थान प्राप्त करने के लिए वहां पर लेनिन के बाद स्टालिन, ख्रुश्चेव आदि जो भी धुरंधर राज्य कारोबार में आए, उन सब ने रशिया की सैन्य शक्ति तथा युद्ध सामग्री के विकास पर ही ध्यान दिया। एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाए गए, रॉकेट आदि का विकास किया, आकाश में उपग्रह आदि जाने लगे, अर्थात सारा ध्यान सैन्य शक्ति के विकास पर ही केंद्रित रहा। परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास कम हो गया और विदेशों से आयात पर प्रतिबंध होने के कारण जीवन यापन के लिए उपभोक्ता सामग्री प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं की बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी, जिससे सरकार और प्रजा में परस्पर प्रेम के बदले सत्ता और सामर्थ्य का नग्न प्रदर्शन पुलिस, सेना आदि के द्वारा होने लगा। सरकार की विचारधारा का विरोध करने वाले कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कईयों को जेल में भी जाना पड़ा। परंतु जैसे कुत्ते की पूंछ को बांधकर सीधा रखने से वह सीधा नहीं होती है, रस्सी को खोलने पर वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इसी प्रकार सैन्य शक्ति या तानाशाही के आधार पर लाई हुई एकता अधिक समय तक नहीं चली, अतः उसे खत्म करना पड़ा और फिर से आंशिक रूप में प्रजातंत्र का स्वरूप लाना पड़ा। वहां पर प्रजातंत्र भी भ्रामक ही रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन के सामने व्लादिवोस्तोक खड़े हुए थे। बाद में सरकार ने उनके ऊपर इनकम टैक्स आदि के नाम पर अनेक केस कोर्ट में दाखिल कर दिए और केस की सुनवाई के समय अखबार, पब्लिक मीडिया आदि के किसी व्यक्ति को हाजिर नहीं रहने दिया गया। उस व्यक्ति को 32 साल की जेल की सजा दी गई। वर्तमान में वहाँ के प्रजातंत्र का ऐसा स्वरूप है। अमेरिका ने भी इसका विरोध किया, परंतु रशिया की सेना सत्ता ने यह विरोध स्वीकार नहीं किया। सैन्य शक्ति के द्वारा बनाई गई साम्यवादी विचारधारा के आधार पर अगर सच्ची एकता स्थापित होती तो साम्यवादी विचारधारा वाला देश रशिया और चीन दोनों मिलकर एक महाशक्ति के रूप में कारोबार करते। किंतु रशिया और चीन में कभी भी वैचारिक एकता नहीं हुई। पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के बीच की बर्लिन की दीवार तो फिर भी टूटी और दोनों जर्मनी एक हो गए, किंतु रशिया और चीन के बीच की चीन की दीवार अभी तक खत्म नहीं हुई, जो कि दोनों के बीच वैचारिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भेद के रूप में खड़ी हुई है। जो भी देश रशिया के संगठन में सम्मिलित थे, वे फिर अलग हो गए, अर्थात जो एकता पहले विश्व युद्ध के बाद क्रांति के द्वारा राजशाही को खत्म करके स्थापित हुई, वह सन 1990 के आसपास खत्म हो गई और कई राज्य सोवियत संघ से अलग हो गए। सोवियत संघ जो एक महाशक्ति के रूप में था, वह नष्ट हो गया क्योंकि सत्ता और उद्योग रशिया में थे और सैन्य साधन और अणुशक्ति यूक्रेन जैसे देशों में चले गए। इस प्रकार सोवियत संघ के विभाजन से शक्तियों आदि का भी विभाजन हो गया। बचे हुए रशिया देश की सरकार को विदेश से धन
और विदेशी चीज़ों से आयात करने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। वर्तमान राज्य सत्ता की एक कटु सत्यता यह भी है कि कोई भी देश किसी को दीर्घकाल के लिए मित्र या शत्रु मानकर नहीं चल सकता। उदाहरणार्थ, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और रशिया एक दूसरे के शत्रु थे। आज वे दोनों ही भिन्न विचारधारा वाले हैं, किंतु भिन्न विचारधारा के होते हुए भी मित्र बने हुए हैं। वर्तमान समय रशिया में अधिक से अधिक विदेशी धन का विनियोग जर्मनी की सरकार और वहाँ के लोगों ने किया है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि विश्व में एकता सिर्फ परमात्म मत के द्वारा ही स्थापित हो सकती है। ओम शांति।